परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, मैं आपसे संवाद करूंगा भारत देश के लोगों का नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, चारित्रिक रूप से ज्यादा पतन हो, उसके लिए कैसी साजिशें हमारे देश में चल रही हैं, कैसे षड्यंत्र हमारे देश में चल रहे हैं। और इन साजिशों को और षड्यंत्रों को अगर हम ठीक से समझ पाएं तो इसको रोकने का उपाय हम कर सकते हैं, इनसे बचने का उपाय हम कर सकते हैं। उस दृष्टि से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो हमें चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक रूप से गिराने का षड्यंत्र और साजिश चल रही है, ये आज से नहीं चल रही है, ये बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। जब अंग्रेज इस देश में शासन करने के लिए आए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो अंग्रेजों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की सबसे ज्यादा परेशानी थी कि भारतवासियों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर कैसे रखा जाए, भारतवासियों को हमेशा अपने काबू में और कंट्रोल में कैसे रखा जाए। अगर कोई प्रजा नैतिक रूप से अंग्रेजों से ऊंची हो, अगर कोई प्रजा चारित्रिक रूप से अंग्रेजों से ऊंची हो, अगर कोई प्रजा भौतिक रूप से अंग्रेजों से ऊंची हो, सामाजिक दृष्टि से अंग्रेजों से ऊंची हो, तो वो प्रजा तो अंग्रेजों का गुलाम कभी हो नहीं सकती। दुनिया में ये सर्वमान्य सत्य है। किसी भी देश में आप चले जाएं, अगर किसी को गुलाम बना के आप रखना चाहते हैं तो जिसको गुलाम बनाना है उसको हर तरह से नीचा दिखाना पड़ता है और उसको नीचा करना पड़ता है। गुलाम बनाने वाला जो मालिक है उसको हर दृष्टि से ऊंचा बताना पड़ता है, ऊंचा सिद्ध करना पड़ता है। अगर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो भारतवासियों को हर तरह से नीचा दिखाना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। भारतवासियों को हर तरह से नीचा करना और करवाना अंग्रेजों के लिए जरूरी था, नहीं तो भारत अंग्रेजों का कभी भी गुलाम नहीं होता और अंग्रेज कभी भी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। आप अपने घर में भी ये देखें, पड़ोस में देखें, आसपास में देखें, जो मालिक होते हैं और जो नौकर होते हैं, मालिक और नौकरों के संबंध कुछ इसी तरह के हुआ करते हैं। नौकर हमेशा मालिक को ऊंची दृष्टि से देखता है, तभी वो नौकर रह सकता है। अगर नौकर मालिक को ऊंची दृष्टि से देखना बंद कर दे तो 1 मिनट में वो मालिक को छोड़कर जा सकता है या मालिक को 1 मिनट में समाप्त भी कर सकता है। इसलिए नौकर के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो अपने मालिक को अहो भाग्य में देखे, ऊंचा समझे, ऊंचा माने। और मालिक के लिए नौकर के प्रति ये जरूरी होता है कि वो नौकर को हमेशा नीचा बनाए, नीचा दिखाए, उससे नीचे काम करवाए। ये बात अगर हमें समझ में आए तो अंग्रेजों की नीति हमें समझ में आएगी। जब अंग्रेज आ गए इस देश में, उनकी सरकार स्थापित हो गई और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य जब चलने लगा तो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई और भारत को लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखने के लिए नीतियां बनाई। कोई 10-20 साल गुलाम बनाकर रखने के लिए नीतियां नहीं बनाई। जिस अंग्रेज ने भारत को सबसे ज्यादा गुलामी में डाला, उस अंग्रेज का नाम है मैकॉले, टीबी मैकॉले। मैकॉले वो अंग्रेज था जिसने भारत को हर तरह से नीचा दिखाने के लिए, हर तरह से नीचा बनाने के लिए रात दिन काम किया। मैकॉले सन 1833 में भारत आया और यहाँ के गवर्नर जनरल का मेंबर बन गया, बोर्ड का। इस तरह से समझ लीजिए जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी कोई कैबिनेट का कोई मंत्री हो जाता है, वैसे ही उस जमाने में गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उनकी कैबिनेट का एक मंत्री था, उसका नाम था टीबी मैकॉले। वो भारत आ गया 1833 में और उसने भारत का भ्रमण करना शुरू किया और उसने सबसे ज्यादा नीतियां बनाई भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए। तो उसका एक स्टेटमेंट है जो परम पूजनीय स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, हमारी आजादी का जो शंखनाद, संपूर्ण आजादी का शंखनाद पुस्तक है।
इसमें वो स्टेटमेंट छपा है, आप सब इस पुस्तक को जरूर लें और इसको पढ़ें। स्टेटमेंट मैकॉले अपनी पार्लियामेंट में दे रहा है 2 फरवरी 1835 को। आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मैंने भारत का उत्तर से दक्षिण पूरा प्रवास किया है। लेंथ एंड ब्रेथ का माने पूरे भारत का मैंने प्रवास किया है। एंड आई हैव नॉट सीन ए वन पर्सन हु इज ए बेगर, मैंने भारत में आज तक एक भी आदमी को भिखारी नहीं देखा। माने एक भी भारतीय गरीब नहीं है और भिखारी नहीं है, माने भीख मांगने वाला कोई भारतवासी उसने नहीं देखा। फिर वो कहता है आई हैव नेवर सीन ए थीफ इन इंडिया, मैंने भारत में किसी को चोर नहीं देखा। माने यहाँ कोई चोरी नहीं करता है, यहाँ कोई भीख नहीं मांगता है। और इसी स्टेटमेंट में, ये 3.5 घंटे का स्टेटमेंट है उसका, इसमें वो आगे कहता है कि मैंने भारत में किसी को बेरोजगार नहीं देखा, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो खाली बैठा हो, काम नहीं करता हो। तो ना तो उसने कोई भिखारी देखा, ना उसने कोई चोर देखा, ना उसने किसी को बेरोजगार देखा। इसका मतलब क्या है कि सन 1833 में जब मैकॉले भारत आया और उसके लगभग 1.5-2 साल के बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कह रहा है 1835 2 फरवरी को कि भारत में कोई गरीब नहीं, भुखमरी का शिकार नहीं, चोर नहीं। इसका माने भारत आर्थिक रूप से बहुत समृद्धशाली देश है। इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब है भारत की आर्थिक शक्ति बहुत है, भारत के लोगों के पास पैसा बहुत है, भारत के लोगों के पास काम बहुत है, रोजगार बहुत है, आदि आदि। इससे आगे की बात है जो बहुत महत्व की है, जो आज मेरे व्याख्यान का मुख्य विषय है। वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, मैंने इतनी संपत्ति, इतनी दौलत इस देश में देखी है जो शायद दुनिया के किसी देश में उसने नहीं देखी। क्योंकि भारत आने के पहले वो दुनिया के और भी कई देशों में गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो बाकी किसी देश में उसको इतनी दौलत और संपत्ति नहीं दिखाई दी जितनी भारत में उसने देखी। और उसके बाद की जो महत्व की बात कह रहा है, सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपुल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्क्वर दिस कंट्री। वो कह रहा है कि इतने मजबूत लोग हैं यहाँ के, और यहाँ के लोगों का नैतिकता इतनी ऊंची है, मॉरल माने नैतिकता, यहाँ के लोगों की नैतिकता इतनी ऊंची है, यहाँ के लोगों की सामाजिकता इतनी ऊंची है, यहाँ के लोगों की ताकत इतनी अधिक है, मानसिक शारीरिक, कि हम कभी भी इस देश को जीत नहीं सकते, अर्थात हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। ये वो अपने स्टेटमेंट में कह रहा है। मतलब क्या है, नैतिक रूप से ऊंचे लोग हों, धार्मिक रूप से ऊंचे लोग हों, सामाजिक रूप से ऊंचे लोग हों, चारित्रिक रूप से जब बहुत ऊंचे लोग होते हैं तो उनको गुलाम बनाना एकदम असंभव होता है, संभव नहीं होता है। जिनके चरित्र ऊंचे होते हैं, जिनकी नैतिकता ऊंची होती है, जिनकी मान्यताएं ऊंची होती हैं, जिनकी सभ्यता में ऊंचाइयां बहुत होती हैं, परंपराएं जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, मजबूत होती हैं, ऐसे लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये मैकॉले भारत की बारे में अंग्रेजी संसद में कह रहा है 2 फरवरी 1835 को कि हम भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते, कभी जीत नहीं सकते। फिर आगे वो एक बात कह रहा है, अगले स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि यदि भारत को गुलाम बनाना है तो हम बना नहीं सकते, ये देश बहुत मजबूत है हर तरह से, लेकिन अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो हमें भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। अब ये एक मुहावरा है, रीढ़ की हड्डी तोड़ना। हमें भारत के लोगों को अगर गुलाम बनाना है तो रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को कमजोर करना है तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, वैसे ही भारतीय समाज को तोड़ना है, गुलाम बनाना है तो भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। तो वो रीढ़ की हड्डी क्या होगी? वो भारत की नैतिकता है, वो भारत के लोगों का चरित्र है, वो भारत के लोगों की ऊंचाई है, वो भारत के लोगों की सारी मान्यताओं की मजबूती है। मतलब भारत के लोगों को नैतिक रूप से जब तक तोड़ेंगे नहीं हम, भारत के लोगों को चारित्रिक रूप से जब तक नीचे नहीं गिराएंगे हम, भारत के लोगों को आध्यात्मिक रूप से जब तक कमजोर नहीं करेंगे हम, भारत के लोगों को धार्मिक रूप से जब तक हम कमजोर नहीं करेंगे, तब तक भारत हमारा गुलाम नहीं होगा, नहीं हो सकता।
ये एक लंबी बात है, मैं अब यहीं पे इस स्टेटमेंट को पूरा कर रहा हूं। मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बोल दिया कि हम तो भारत को गुलाम बना नहीं सकते, क्योंकि भारत बहुत मजबूत है, नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, हर तरह से, भौतिक। लेकिन अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो इसको नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से नीचे दिखाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा, तभी ये देश हमारा गुलाम होगा। ये बात हमें समझनी चाहिए मैकॉले की, उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से। ये एक बात हुई। अब इससे स्पष्ट क्या होता है कि अंग्रेजों की सरकार की नीति क्या है? भारत के लोगों को तोड़ना है, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं अंग्रेज? अब एक दूसरे अंग्रेज का मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं। एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, जैसे मैकॉले एक अंग्रेज आया वैसे ही एक अंग्रेज आया, उसका नाम था ब्रेकन, फ्रांसिस ब्रेकन। वो अंग्रेज अधिकारी है, भारत में आता है, और ये अंग्रेज अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आने के बाद इसने कलकत्ता में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लूटमार की, उस लूटमार में ये शामिल रहा। इसके बाद ये वापस इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में समय समय पर बहस होती थी, तो उसमें ये हिस्सा लेता था। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई सन 1832 में, और बहस ये हुई कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करने की दृष्टि से हम क्या क्या काम ऐसे कर रहे हैं जिससे भारतवासियों के चरित्र गिर रहे हैं या भारतवासियों की नैतिकता में कमी आ रही है। तो ब्रेकन ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर 1832 में एक बात कहता है कि हमने भारतवासियों की नैतिकता में और उनके चरित्र में एक सुराख कर दिया है, एक छेद कर दिया है। पूरा चरित्र और उसको तो हम नहीं तोड़ पाए हैं, लेकिन एक छेद छोटा सा हमने कर दिया है। तो उससे पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कर दिया है, तब वो लंबी इतिहास बताता। वो कहता है कि सन 1760 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद हमने कलकत्ता में एक शराब की दुकान खुलवाई है, और उस शराब की दुकान से शराब बिकना शुरू करवाया। 1760 में वहां भारत के लोग कोई शराब खरीदने आते नहीं थे, हमारी दुकान पर कोई जाता नहीं था, दुकान ऐसे ही पड़ी रहती थी। अंग्रेजों ने दुकान खोली 1760 में कलकत्ता में, शराब की पहली दुकान हिंदुस्तान में खुली, उसके पहले कोई शराब की दुकान नहीं थी। और अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो शराब का पहला लाइसेंस इस देश में अंग्रेजों ने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को दुकान चलाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो लाइसेंस किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, और वो कॉन्ट्रैक्टर दुकान चलाता है। तो ब्रेकन उस कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा है और कह रहा है कि भारतवासी कलकत्ते के जो हैं वो शराब पीते हैं क्या? तो वो दुकानदार कह रहा है ये लोग शराब नहीं पीते हैं। तो आगे पूछ रहा है हमारी नीति क्या है? तो वो कह रहा है हमारी नीति है कि भारतवासी अधिक से अधिक शराब पीना शुरू कर दें, ये हमारी नीति है। इस नीति के लिए क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं भारतवासियों को तरह तरह से लुभाने की और लालच देने की कोशिश कर रहा हूं कि वो यहाँ शराब की दुकान पर आएं, अपना पैसा खर्च करें और शराब पीकर जाएं। फिर वो ब्रेकन पूछ रहा है उस दुकानदार से कि भारतवासी सामान्य रूप से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं? तो वो दुकानदार अंग्रेजी बता रहा है ब्रेकन को कि ये भारतवासी सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं मंदिर में दान देने में, गरीबों की सेवा करने में, जरूरतमंदों को देने में। तो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से भारतवासी पैसे का ज्यादा खर्च वहां करते हैं, लेकिन शराब वराब पीने पे भारतवासी खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि शराब पीना इनकी आदत में शामिल नहीं है, और इनकी जलवायु जो है, इनका जो वातावरण है, वो भी इनको अनुमति नहीं देता है कि ये शराब पिए। अब ये वार्तालाप है 1760 के आसपास का, और ये वार्तालाप हो रहा है एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस बेकन और अंग्रेजों ने पहली जो शराब की दुकान खुलवाई उसके दुकानदार के बीच में। उसके बाद 1832 का एक वार्तालाप सुनाता हूं। यही शराब की दुकान धीरे धीरे बड़ी होती है, इसकी कई शाखाएं कलकत्ता में खुल जाती हैं और बहुत सारी शाखाओं से शराब बिकना शुरू हो जाती है। तो 1832 में शराब की दुकान का जो पहला मालिक है वो तो मर गया है, दूसरा मालिक इसको चला रहा है। फिर उससे पूछा जाता है कि 1760 से 1832 के बीच में क्या स्थिति है, तब वो क्या कह रहा है वो सुनिए। वो कहता है कि अब तो कलकत्ते के भारतवासियों में
शराब की खपत बहुत ज्यादा होने लगी है। आप इसको ध्यान से समझिए। 1760 तक एक भी भारतवासी कलकत्ते में शराब नहीं पीता, एक भी भारतवासी भारत में शराब नहीं पीता, और 1832 के आते आते वो शराब की दुकान का मालिक कह रहा है कि अब तो कलकत्ते में भारतवासियों में शराब की खपत बहुत अधिक होने लगी है। जो भारतवासी अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं वे सब अधिक से अधिक शराब पर पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारी दुकान से भारतवासी शराब खरीदते हैं, ब्रांडी खरीदते हैं, बियर खरीदते हैं, शैंपेन खरीदते हैं और अन्य हमारी शराबें यहाँ काफी बिकती हैं। फिर एक अंग्रेज उस दुकानदार से पूछ रहा है कि भारतवासी ये ब्रांडी, बियर, शैंपेन में से सबसे ज्यादा क्या पीते हैं? तो वो उत्तर दे रहा है कि सबसे ज्यादा शैंपेन पीते हैं। फिर उसके बाद आखिरी सवाल वो अंग्रेज पूछ रहा है 1832 में कि पहले क्या भारतवासी शराब पीते थे? तो वो दुकानदार कह रहा है कि मेरा जो पूर्व मालिक था, माने पहला लाइसेंस जिसको मिला वो मर गया, उसके बाद दूसरा लाइसेंस वाला कह रहा मेरा पहले वाला जो मालिक था वो अक्सर मुझसे कहा करता था कि कोई भारतवासी यहाँ शराब पीने नहीं आता था। जब भी होता था तो कोई अंग्रेज अधिकारी आकर शराब पीता था या अंग्रेज आकर शराब पीता था। तो वो कह रहा है कि पहले तो कोई भारतवासी शराब पीने आता नहीं था। क्यों? वो पूछ रहा है क्यों? तब वो कह रहा है कि जहां तक मैं जानता हूं शराब पीना भारतवासियों के धर्म के विरुद्ध है। मैं जानता हूं कि शराब पीना भारतवासियों की आदत के विरुद्ध है। मैं जानता हूं कि शराब पीना भारत की सामाजिक रिवाज के विरुद्ध है। और मैं जानता हूं कि शराब पीना भारतवासियों के पर्यावरण और प्रकृति के विरुद्ध है। ये 4 उत्तर वो दे रहा है। अब इससे हम अंदाजा लगाएं कि 1760 में एक भी भारतवासी शराब नहीं पीता हो और 1832 तक आते आते इस देश में हजारों लोग अंग्रेजों की शराब पीने लगे हों, तो मतलब क्या है? अंग्रेजों की जो नीति थी वो नीति भारत में सफल हुई। और वो नीति क्या थी? सचरित्र भारतवासियों को, ऊंचे चरित्र वाले भारतवासियों को, ऊंची नैतिकता वाले भारतवासियों को शराब में डुबो देना है और धीरे धीरे वो इतने शराबी हो जाएं कि उनकी नैतिकता की सारी चीजें छूटती चली जाए। आप जानते हैं दुनिया में शराब एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति को देवता से दानव बना सकती है, जो किसी भी व्यक्ति को देवत्व से राक्षसत्व की तरफ ले जा सकती है। ये अकेली एक ऐसी वस्तु है। आप जानते हैं और आपने बार बार सुना होगा कि जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसको अपनी पत्नी और बेटी का अंतर समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसको बहन और पत्नी का अंतर भी समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसको कोई ऊंचा और नीचा दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति शराब पी लेता है वो कितना भी नीचे गिर सकता है। मैं आजकल अखबार पढ़ता हूं, आप भी अखबार पढ़ते होंगे। ऐसे बहुत सारे अखबारों में किस्से हमने पढ़े हैं, खबरें पढ़ी हैं और सच्ची खबरें हैं। जब शराब पीकर बाप ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, जब शराब पीकर भाई ने अपनी बहन की इज्जत से खिलवाड़ किया, जब शराब पीकर किसी चाचा ने अपनी भतीजी को नहीं छोड़ा, जब शराब पीकर किसी मामा ने अपनी भांजी को नहीं छोड़ा, जब शराब पीकर किसी रिश्तेदार ने अपने बिल्कुल नजदीकी लोगों को नहीं छोड़ा। हमारे भारत देश में आज बहुत खराब स्थिति है। हमारे देश की माताओं बहनों के साथ जो बलात्कार होते हैं, जो छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं उनमें से 70% घटनाएं ऐसी होती हैं जो उनके किसी सगे संबंधी द्वारा ही की जाती हैं, क्योंकि वो सगे संबंधी शराब पिए हुए होते हैं, मदांध होते हैं, नशे के शिकार होते हैं, उनका विवेक खत्म हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, चेतना समाप्त हो जाती है। आदमी पशु से भी बदतर हो जाता है। पशुओं में भी एक संयम होता है लेकिन शराबी आदमी वो संयम नहीं पाल सकता। तो ये शराब की विशेषता है। इस विशेषता को अंग्रेज जानते थे और इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को शराब पीने की लत लगाई। और हिंदुस्तानी जो अंग्रेजों के आने के पहले शराब को छूते भी नहीं थे, शराब यहाँ बनती नहीं थी, तो पी कहां से जाएगी, तो वो हिंदुस्तानियों में शराब का दुर्गुण आ गया। फिर अंग्रेजों की देखा देखी हिंदुस्तानियों ने खुलेआम शराब पीना शुरू किया। 1832 में 1760 में एक दुकान थी, 1832 में 137 दुकानें हो गईं, फिर धीरे धीरे 1890 तक आकर 350 दुकानें हो गईं। फिर एक दिन पता चला
कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर गए तो 3,500 से ज्यादा हिंदुस्तान में शराब की दुकानें हो गई। ये अंग्रेजों ने हमारे देश में शराब की लत लगाकर हिंदुस्तानियों के चरित्र को, उनकी नैतिकता को कमजोर करने का एक खतरनाक षड्यंत्र और एक खतरनाक साजिश इस देश में की। अब मुझे दुख है एक दूसरी बात का कि अंग्रेजों ने तो ये साजिश की, षड्यंत्र किया, उन्होंने हमको शराबी बना दिया और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमको उन्होंने शराब में डुबो दिया, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में क्या हुआ? हमारे मन में ये आएगा कि जब अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 को, तो शराब तो बंद हो जानी चाहिए और शराबी लोगों का सुधार होना चाहिए, उनको वापस नैतिक बनाना चाहिए, चारित्रिक रूप से ऊंचा उठाना चाहिए, उनकी आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति के लिए काम किया जाना चाहिए। आजादी के बाद तो ऐसा ही होना चाहिए। आपके मन में प्रश्न आएगा बहुत सहज रूप से, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि आजादी के 62 साल के बाद भी अंग्रेजों की बनाए गए ये षड्यंत्र और साजिश लगातार चल रहे हैं और हिंदुस्तान धीरे धीरे शराब में डूबता ही चला जा रहा है। आप पूछेंगे कारण क्या है? कारण बिल्कुल सीधा सा है कि पहले गोरे अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए ये शराब नीति चलाई, अब काले अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए शराब नीति चला रखी है। काले अंग्रेजों से मतलब किनका है? काले अंग्रेजों से मेरा मतलब है वो भारतवासी जो अंग्रेजों की तरह भारत पर शासन कर रहे हैं और अंग्रेजों की तरह भारत पर राज कर रहे हैं। वो यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यहाँ के वित्त मंत्री हो सकते हैं, वाणिज्य मंत्री हो सकते हैं, यहाँ के दूसरे तरह तरह के मंत्री हो सकते हैं। उनकी नीति भी अंग्रेजों की नीति से कोई भिन्न नहीं है। उनकी नीति वही है कि भारतवासियों को नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कम करते जाओ, गिराते जाओ, गिराते जाओ, गिराते जाओ और भारतवासी इतने गिर जाएं कि ये काले अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत ना कर दें, षड्यंत्र ना हो जाए और काले अंग्रेजों की सत्ता हाथ से ना निकल जाए। मैं थोड़ा आंकड़ों से बात करना चाहता हूं कि अंग्रेज गए तब